तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो मैं थोड़ा बता दूं आपको कि ये जो क्लास है वो मैंने फॉर्मूला रिवीजन के लिए बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इस क्लास से आपका बेनिफिट हो। तो जो भी आपके फॉर्मूले आप रिवाइज नहीं कर पा रहे होगे तो मैं आपको एक छोटा सा दे देता हूँ क्लास, ताकि आप फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 1। मैं फॉर्मूले तो सारे ही बताऊंगा आपको, और आपको ये बताता जाऊंगा कौन से फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटीसी के लिए और कौन से फॉर्मूले कम इंपॉर्टेंट है। मतलब मेन यही है कि आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है। तो भाई याद रखना, इस क्लास का ये पार्ट 1 है, और यदि रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। ओके। तो इस क्लास का ये पार्ट 1 है, रेस्पॉन्स अच्छा रहा ऑब्वियस सी बात है कि यार आप लोग अच्छा खासा रिवाइज करो, तो मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा नेक्स्ट वीक। ओके। पार्ट 1 इस वीक हो जाएगा तो पार्ट 2 में लेके आऊंगा नेक्स्ट वीक। और दोबारा से बोल देता हूँ, ये मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोग अच्छे से क्लास को कवर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को, तो लिसन वेरी वेरी केयरफुल। सारे चैप्टर कवर नहीं हो पाएंगे आज की क्लास में, जो चैप्टर कवर होंगे वो हम देखते हैं, वन बाई वन करके दिखाएंगे। चलो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो टाइम है, लास्ट के 9-10 दिन बचे हैं आपके पास। माय फ्रेंड, अब खाली आपके पास 9-10 दिन बचे हैं, और 9-10 दिन आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन पे रिवीजन करिए। कुछ कुछ मॉक टेस्ट और लगा लीजिए, यदि आपने नहीं लगाए हैं मॉक टेस्ट। फुल वाले मॉक टेस्ट भी लगा लीजिए, यदि आपने नहीं लगाए हैं फुल मॉक टेस्ट भी लगा लीजिए, और थोड़ा जज कर लीजिए अपने आप को कि कहां पर स्टैंड करते हो। लेकिन हाँ, एक चीज बताऊंगा कि लास्ट 2 दिन पहले तक कोई टेस्ट मत दीजिए, लास्ट 2 दिन कोई टेस्ट मत दीजिएगा। कोई बच्चा सोचे कि 26 तारीख को टेस्ट दूंगा, 27 तारीख को टेस्ट दूंगा, मत दीजिएगा, क्योंकि खामखा नंबर कम आएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए टेस्ट दो, 4-5 दिन पहले तक टेस्ट दे के रखो। तो अभी आपके पास टाइम है, आप लोग ए आई एटीसी जेई एग्जाम की टेस्ट सीरीज चाहो ले सकते हो टेस्ट बुक पास प्रो से। यदि आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं तो टेस्ट बुक पास प्रो आपके साथ है, टेस्ट बुक पास प्रो से आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो। यदि आपको टेस्ट बुक पास प्रो लेना है तो आप लोग 80 ULB पास कूपन कोड यूज कर सकते हो बच्चों। आप लोग 80 ULB पास कूपन कोड यूज कर सकते हो, इससे आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन चलाए थे, और ये एक नया बैच था जिसमें आपकी 30 वीडियोस थी। जिसमें आपकी 30 वीडियोस है, 30 लाइव क्लासेस है बच्चों। जिसमें आपकी 30 वीडियोस है, दैट इज 30 लाइव क्लासेस, और अब ये चल रहा है बैच अभी। ये भी बैच चल रहा है, इसमें मैथ्स, फिजिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग सब कुछ है। तो दैट इज अ प्रैक्टिस बूस्टर लाइव बैच। यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस। सिलेबस कवरेज मतलब जो जो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है सब चीज कवर होती है यहाँ पे। सिलेबस मतलब कंटेंट कवर नहीं होता, क्वेश्चंस कवर होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, कंटेंट तो हम लोग पहले कवर करा भी चुके हैं आपको। तो ये क्लास प्रैक्टिस के लिए एक बेस्ट क्लास है, जहाँ पे 30 वीडियोज में आप लोग क्लासेस कर सकते हो। किसी बच्चे को यदि ये परचेस करना हो तो मैं बता दूंगा कैसे आप परचेस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। हाउ टू परचेस थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आप परचेस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जैसे ही आप लोग जाओगे, एग्जाम सुपर कोचिंग पे चले जाना। सुपर कोचिंग में जाने के बाद आपका गोल है एटीसी। आपका गोल है एटीसी। एटीसी सर्च कर लेना, क्योंकि एटीसी आपका गोल है। अब यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, 642 का दिखा रहा है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ वो टेस्ट कहाँ पर है, वो टेस्ट देख लीजिए। ये गए वो टेस्ट, ए आई एटीसी 2023 प्रैक्टिस बूस्टर लाइव बैच। इसको ओपन कर लेना। जैसा कि मैंने आपको बताई थी, नंबर ऑफ लाइव क्लासेस 30 हैं। कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, अभी क्लासेस बची हुई हैं, मैथ की, फिजिक्स की, एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की। ये क्लासेस चल रही हैं अभी, तो यदि आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि सारे फैकल्टी एकदम एटीसी फोकस करे हुए हैं, और एटीसी में जो जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको डिस्कस कर रहे हैं इन द क्लासेस, इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, जिसमें हम लोग रैंकिंग भी निकालते हैं टॉप 10 बच्चे कौन कौन से हैं। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है 749 का। ओके। तो आपको बता दूं, यदि आप लोग कूपन कोड यूज करोगे 80 ULB, यदि आप लोग कूपन कोड यूज करोगे 80 ULB, तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप चाहते हो परचेस करना तो आप परचेस कर सकते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड 80 ULB। ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूलाज। लिसन वेरी वेरी केयरफुल। मेरा स्टार्ट मेरे को करना है मैट्रिक्स से, थोड़ा स्पीड में भी चलूंगा। मेरे को स्टार्ट करना है मैट्रिक्स से।
तो सबसे पहले मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो माय फ्रेंड मैट्रिक्स को आप लोग कैसे भी लिख सकते हो। जैसे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए को लिखते हैं हम लोग ए आई जे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। काफी कंटेंट टाइप, काफी कंटेंट स्क्रीनशॉट्स हैं, तो थोड़ा वेट करिएगा, पढ़ते जाइएगा। कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे दैट इज एम क्रॉस एन। आपको बता दूं यहाँ पे आई और जे क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो, स्टेटस बताता है कॉलम का और रो का। तो आई बताता है स्टेटस ऑफ रो और जे बताता है आपको स्टेटस ऑफ कॉलम। ओके, आई बताता है स्टेटस ऑफ रो और जे बताता है स्टेटस ऑफ कॉलम। तो आई की जो वैल्यू होती है दैट इज 1, 2, डॉट डॉट एम। जे की जो वैल्यू होती है 1, 2, डॉट डॉट एन। तो आई इक्वल टू 1 दैट इज फर्स्ट रो, आई इक्वल टू सेकंड रो, ऐसे जे इक्वल टू 1 फर्स्ट कॉलम, जे इक्वल टू सेकंड कॉलम। इन द वे यदि आप m और n आपके इक्वल होंगे और m और n नॉट इक्वल होंगे, यदि m और n इक्वल होंगे तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि m और n इक्वल होंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, और यदि m और n इक्वल नहीं होंगे तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, यदि आपके m और n इक्वल हैं, इफ m इज इक्वल टू n, मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। If m is not equal to n, then matrix is called rectangular matrix. इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे माय फ्रेंड। हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का केस लेके चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें जहां पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, 2 क्रॉस 2, जैसे आपको बोला दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A13, दिस इज A21, सॉरी दिस इज A21 and the next is A22, this is A21, the next is A22। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे हमारे रो होते हैं दो, एक है R1 एक है R2, और यहाँ पे है हमारे दो कॉलम, एक है C1 एक है C2, एक है C1 एक है C2। यदि मैं स्टेटस की बात करूं, स्टेटस की बात करूं तो I दिस इज इक्वल टू दिस इज 1 एंड द 2, फर्स्ट रो सेकंड रो। इन द सेम वे J दैट इज अ फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं, यस ऐसे हम लोग लिखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया A11 A12 A21 A22। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। और ये जो आपको दिख रहा है A11 A22, इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। एक ही डायगोनल कंसीडर करते हैं, इसे कॉल्ड मेन डायगोनल और आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल और आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो खाली एक इंफॉर्मेशन देना था मेरे को। अब मैं बात करता हूं मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज की, कौन कौन से फॉर्मुलेज आपको ध्यान में रखने हैं, इसके कौन कौन से चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो यदि मैं आपको बात करूं, आई होप आप ए ट्रांसपोज निकालना जानते हो। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए आई होप आप पता होगा कि यदि ए का ऑर्डर आपका m क्रॉस n है, तो आपका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस m होता है। यदि आपको पता होगा यदि ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m। माय फ्रेंड कुछ भी हो, जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज के अकॉर्डिंगली 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। यदि मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं आप लोगों से, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आपका ए ट्रांसपोज ए के बराबर आता है। एग्जाम्पल यदि लेना चाहोगे तो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, तो यहां पर कुछ भी हो, यहां पर 5 6 कुछ भी हो, डायगोनल से मतलब नहीं है, बट एलिमेंट जो यहाँ पे एलिमेंट होता है 3, वही एलिमेंट आपका यहाँ पे होगा। दिस 3 शुड बी इक्वल टू दिस 3, मतलब जो आपका A12 वाला एलिमेंट होगा वो A21 के बराबर आना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज सिंपली इक्वल्स टू बता A। इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स आपकी होती है एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि हम इसमें बात करें तो इसमें जो आपका A ट्रांसपोज होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द A। इसमें एग्जाम्पल में चीज याद रखिएगा,
इसमें डायगोनल कंपलसरी आपके जीरो होते हैं, डायगोनल कंपलसरी जीरो। ओके, इसमें जो डायगोनल होते हैं वो कंपलसरी जीरो होते हैं। एंटी और इसक्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ द ए। इसमें एग्जांपल जो है ए का 0 0, यदि आपका यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपका माइनस ऑफ 3 होगा। डायगोनल शुड बी जीरो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, डायगोनल शुड बी जीरो। एंड यदि यहाँ पे 3 है तो -3 के बराबर होगा, मतलब बोल सकता हूं मैं A21 इक्वल्स टू -A12। ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इंपॉर्टेंट है दोनों चीज। एंड साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक मैट्रिक्स होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में माय फ्रेंड हमारा A इंटू ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू बता आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। और उल्टा भी बोल सकते हो, ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। यहाँ पे आई का मतलब क्या है, यहाँ पे आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आई का मतलब है आप लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये 3 डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग याद रखिएगा इन 3 डेफिनेशनों को ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आपका +-1 होता है, ये भी याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यदि आपकी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ये तो होता ही है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 आई, बट डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑल्सो इक्वल टू +-1। दैट इज 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट डालूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यदि मान के चलिए ए मैट्रिक्स आपको दी है, दिस इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक, दिस इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक, मान के चलते हैं दिस इज नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, मान के चलता हूं मैं। ओके, नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉर स्क्यू सिमेट्रिक ले लेते हैं। यदि ए आपकी नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक है तो भाई आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक होगा, आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। और आपको यही बता दूं ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, that is very very important my friend, that is very very important dear students। a neither symmetric nor anti nor skew symmetric, तो a प्लस a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा और a माइनस a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये कई बार पूछा गया है, ये चीज पूछ ली जाती है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट इज आपकी डिटरमिनेंट के आधार पे, अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक्चुअली ये मॉड फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ मॉड फंक्शन, पहले बता देता हूं, दिस इज नॉट अ मॉड फंक्शन। बहुत बच्चों को गलतफहमी रहती है, दिस इज नॉट अ मॉड फंक्शन, दिस इज नॉट अ मॉड फंक्शन, ये आपका मॉड फंक्शन नहीं है। ये क्या है, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है, यस। और ये निकलता है इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलता है इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलता है इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ लिसन, यदि कोई मुझसे पूछे कि सर डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि मेरा 0 आता है तो क्या होगा, दूसरा केस, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा नॉन जीरो आता है तो क्या होगा। यदि मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो क्या होगा, तो मेरी जो मैट्रिक्स होगी वो मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ओके, मेरी जो मैट्रिक्स होगी वो मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यस। यदि मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो मेरी मैट्रिक्स को बोलूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आता है तो मैट्रिक्स को बोलूंगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को बोलूंगा मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुल। अब मैट्रिक्स ए है, कोई आपको बोले इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो सुनना ध्यान से, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ, एक मैट्रिक्स ए है उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ, और द कंडीशन इज उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि बाई चांस कोई बोले कि सर डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा 0 हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, दैट इज कभी कभी इन द एग्जाम ए इनवर्स आपसे पूछा जाता है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए फंडामेंटल फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स निकालने का फंडामेंटल फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब 2x2 वाली जो मैट्रिक्स होती है, ओके, उसमें आपके कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स है, मान के चलते हैं हमारे यहाँ पे दे रखा है दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका डिटरमिनेंट आप लोग कैसे निकालोगे। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने का फंडामेंटल फॉर्मूला वही है ए डी माइनस बी सी, दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है माइनर निकालना, ठीक है ना। मैं बता दूंगा ए इनवर्स कैसे निकालना है, वो सब लास्ट की बात है। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, दैट इज अ फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बात की बात है। सबसे पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि भाई ए बी सी डी, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है ए डी माइनस बी सी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं माइनर क्या होता है। माइनर, यदि कोई आपसे पूछे माइनर ऑफ ए क्या होगा, माइनर ऑफ ए निकालना है आपको। माइनर ऑफ ए निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग रो वाला एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग कॉलम वाला एलिमेंट हटा देना, बचा डी, तो आंसर हो गया आप लोगों का डी। अभी आपको बता दूं, कोई आपसे पूछे माइनर ऑफ बी कितना होगा, तो माइनर ऑफ बी निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग रो वाला एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग कॉलम वाला एलिमेंट हटा देना, बचा सी, तो ये सी हो गया। अब इसी तरह माइनर ऑफ सी क्या होगा, माइनर ऑफ सी निकालने के लिए इस पर नॉक रखना, करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम हटा देना, बचा बी, बी लिख दिया। इन द फाइनली कोई आपसे पूछे माइनर ऑफ डी क्या होगा, ये पेपर में आ रहे हैं, एटीसी क्वेश्चन एटीसी में आए हुए हैं। माइनर ऑफ डी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हटा दो, बचा ए, तो ए हो गया। ये तो आपका माइनर का कॉन्सेप्ट है जो पेपर में पूछा गया है कई बार कि व्हाट इज माइनर ऑफ ए, व्हाट इज माइनर ऑफ बी, व्हाट इज माइनर ऑफ सी, व्हाट इज माइनर ऑफ डी, ये पूछा गया है, तो मैं बता दिया आपको। तो यहाँ पे माइनर का डिस्कशन क्लियर है। अब माइनर के साथ साथ मैं तीसरी बात करता हूँ आप लोगों से, कभी कभी आप लोगों से कोफैक्टर पूछता है। तो माय फ्रेंड, कोफैक्टर का एक फंडामेंटल फॉर्मूला है कोफैक्टर एलिमेंट का। कोफैक्टर एलिमेंट यदि आप निकालना चाहते हो, सो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू -1 टू की पावर ऑफ आई प्लस जे एंड मल्टीप्लाई बाई द करस्पॉन्डिंग माइनर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कोफैक्टर एलिमेंट निकालने के लिए, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये आई और जे क्या है, यहाँ पे जो आई है पहला रो दूसरा रो, और जो आपका कॉलम है दैट इज जे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। जो हम बात करते हैं आप लोगों से, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है पहला रो दूसरा रो और जे इक्वल टू 1 2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो माय फ्रेंड, यदि हम डिस्कशन करें कोफैक्टर एलिमेंट का, यदि कोई आपको बोले कि भाई बता दे कोफैक्टर एलिमेंट क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, तो आप क्या करोगे। ए वाले एलिमेंट देखो आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, तो आप बोलोगे -1 टू की पावर 2। माइनर कितना था डी, तो डी लिख दिया सर, दैट इज डी ओनली। इन द सेम वे कोई आपसे पूछे कोफैक्टर ऑफ बी क्या होगा, अब बी पे जाओगे, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो -1 की पावर ऑफ द 3, क्या है सी है, सी लिख दिया, दैट इज माइनस ऑफ द सी। इसी तरह आप लोग कोफैक्टर ऑफ सी पे जाओगे, सी वाला देखा 1 2, अगेन दिस -1 टू की पावर 3 इंटू वन द बी, ये आपका माइनस बी आ गया। इसी तरह आप लोग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ डी पे जाओगे, कोफैक्टर एलिमेंट डी पे जाओगे, दैट इज -1 टू की पावर ऑफ द 4 मल्टीप्लाई बाई द ए, ये आपका प्लस ऑफ ए आ गया। तो ये आपके कोफैक्टर एलिमेंट आ गए। कोफैक्टर एलिमेंट निकालने के लिए -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो माय फ्रेंड कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी वो बताओगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दो, तो ए के करस्पॉन्डिंग डी था, डी लिख दिया, यहाँ पे आपका -सी था, -सी लिख दिया, ओके। नेक्स्ट आपका -बी था, -बी लिख दिया, नेक्स्ट आपका ए था, ए लिख दिया, ये आपका हो गया, दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब सर पांचवा पॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का है। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स को आप लोग सी ले लो, तो वह कुछ नहीं, सी का ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज ले लो, दिस इज डी, दिस इज माइनस ऑफ द सी, दिस इज माइनस ऑफ द बी एंड दिस द ए, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। वैसे मेरे को शॉर्टकट पता था, बट मेरे को बताना था क्योंकि इन द पेपर माइनर कोफैक्टर पूछता है, इन योर एग्जाम माइनर कोफैक्टर पूछता है, वो भी अलग अलग एलिमेंटों का, इसलिए मेरे को पूरा प्रोसेस आपको बताना था, ओके।
तो ये 2x2 का हो गया। लेकिन यदि आप बोले सर कि कोई शॉर्टकट है क्या, हाँ भाई शॉर्टकट है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट है हमारे पास। तो यदि आप बोलो सर एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट बता दो मेरे को, तो आपको देखो 1 मिनट बताता हूँ। ए इनवर्स निकालना है आपको। डिटरमिनेंट ऑफ ए यू नो, ए डी माइनस बी सी। तो 1/AD-BC आप पहले ही लिख लो, ठीक है। 1/AD-BC आप पहले ही लिख लो बाहर। अब जो मैट्रिक्स है आपकी वो हम लोग अंदर लिखेंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट सुनना, पहला पॉइंट, चेंज द डायगोनल एलिमेंट। चेंज द डायगोनल एलिमेंट, पहला कॉन्सेप्ट है चेंज द डायगोनल एलिमेंट। चेंज द डायगोनल एलिमेंट, चेंज द डायगोनल एलिमेंट। और नंबर 2 क्या है, साइन चेंज द रेस्ट ऑफ एलिमेंट। साइन चेंज रेस्ट ऑफ एलिमेंट, चेंज द डायगोनल इन साइन चेंज रेस्ट ऑफ एलिमेंट है, इतना याद रखो बस। तो डायगोनल को चेंज कर दो, डायगोनल ए डी थे तो इसको डी ए कर दो। साइन चेंज द रेस्ट ऑफ एलिमेंट, बी का माइनस बी हो गया, सी का माइनस सी हो गया। बट मेरा इंपॉर्टेंस ये है कि इस चीज में आपको माइनर कोफैक्टर सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछे गए ये चीजें, ठीक है। तो ये 2, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया खाली 2x2 के लिए वैलिड है। अब एक कॉन्सेप्ट में दोबारा नहीं बताऊंगा, माइनर कोफैक्टर वाले। हम लोग 3x3 पे चल देते हैं 1 मिनट के लिए। अब एक बात सुनिएगा, 3x3 के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं 1 2 3, here the 3 1 1 and for the 1 2 0, ये मैंने 3x3 की मैट्रिक्स लिख ली है। तो यदि कोई आप लोगों से पूछे कि इसका ए इनवर्स आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो मैं वही चीज, यदि कोई माइनर पूछे, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ माइनर ऑफ 1 बताइए। तो यदि कोई आपसे पूछे व्हाट इज द माइनर ऑफ द 1, मैं अगेन अगेन नहीं निकाल लूंगा। यदि कोई आपसे पूछे माइनर ऑफ द 1, ओके, करस्पॉन्डिंग रो, करस्पॉन्डिंग कॉलम हटा दो, बचा क्या आपकी बात, 4 एलिमेंट बचे। तो ऐसे वो लिखो ना 1 1 2 0, ऐसे लिख लो 1 1 2 0, कोई बात नहीं, डिटरमिनेंट है ना ये। तो सर 1 into 0 दिस इज 0 -2, सॉल्व करें कितना आया, -2 आया, -2 हो गया खत्म। अब इसी का आपको कोफैक्टर पूछ ले, इसी वन का आपको कोफैक्टर पूछ ले कि व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, क्या करोगे, -1 टू की पावर ऑफ आई प्लस जे इंटू माइनस जो कि -2 है, -1 की पावर आई प्लस जे, वही आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड जे इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो 1 1 है, तो 1 + 1 दैट इज 2, -1 की पावर 2 दैट इज द +1, -2 आपका आंसर आ गया, खत्म। लेकिन चलो ठीक है सर, ये तो हमारी एक बात रही, ये आपकी हमारी बात है सर, क्योंकि माइनर कोफैक्टर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको निकालना आना चाहिए माइनर भी कोफैक्टर भी। अब बात ये है कि सर जो मैट्रिक्स आपने बोली है, इसका कोई शॉर्टकट है क्या इनवर्स निकालने का? तो हाँ शॉर्टकट है। तो हम लोग 3x3 का इनवर्स का शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 0। उसके बाद स्टार्टिंग के 2 कॉलम 1 3 1 और 2 1 2 कॉपी कर लेना, 1 3 1 और 2 1 2 आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपका सबसे पहला काम होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटरमिनेंट का शॉर्टकट भी है ये, देखो 1 into 1 into 0 that is 0 plus 2 into 1 into 1 that is 2 and the plus 3 into 3 9 into 2 18, ये 18 हो गया। फिर माइनस, अब उल्टा चलो, अब उल्टा चलो भाई, 3 into 1 into 1 that is 3 and the plus 1 into 1 into 2 that is 2 and the plus 2 into 3 into 0 that is 0। 18 और 2 20 -5 15, डिटरमिनेंट हमारा 15 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है। तो आपको बता दूं डिटरमिनेंट आपका 15 आया ना, तो 1/15 आप ऐसे लिख लो। और फिर एलिमेंट मैं आपको लिखना बताता हूं, आप एलिमेंट कैसे लिखोगे ये मैं आपको बताता हूं, हाउ टू राइट द एलिमेंट्स। आपने क्या किया था, आपने स्टार्टिंग के 2 कॉलम कॉपी किए थे। अब आप पहली रो दूसरी रो कॉपी करते हो नीचे, तो दिस इज 1 2 3 1 2 एंड दिस वाज द 3 1 1 3 1। और फिर आप पार्टीशन कर लीजिए, पहला रो पहला कॉलम फेंक दीजिए हटा के, ये मैंने पार्टीशन कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब सुनना एलिमेंट कैसे लिखूंगा, ये पहला वाला 1 1 1 1 2 0, 0 -2 आया, -2 यहाँ पे लिख लो। फिर आप हॉरिजेंटल जा रहे हो, फिर मैं हॉरिजेंटल जा रहा हूँ ऐसे करके 1 3 0 1, ये मेरा 1 आया, यहाँ पे वर्टिकल लिखूंगा। यदि आप हॉरिजेंटल जा रहे हो यहाँ पे वर्टिकल लिखोगे, ठीक है। हॉरिजेंटल जा रहे हो ना आप लोग, आप जा रहे हो हॉरिजेंटल,
आप लोग हॉरिजॉन्टल जा रहे हो, मैट्रिक्स में आप वर्टिकल लिखोगे ए इनवर्स में, एडजॉइंट ऑफ ए में। तो सर ठीक है सर, 1 लिख लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ा, 3 1 1 2, 6 माइनस 1 दैट इज अ 5, 5 यहाँ पे लिख लो। अब थोड़ा और नीचे आ जाओ बच्चों, यहाँ आप नीचे आ जाओ, 2 0 2 3 6, 6 यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट और आगे बढ़िए, 0 1 3 1 -3 यहाँ पे लिख लीजिए। थोड़ा और आगे बढ़िए, 1 2 1 2 2 -2 0 यहाँ पे लिख लीजिए। थोड़ा और नीचे देखिए, थोड़ा और नीचे देखिए बच्चों, नीचे यहाँ पे 2 3 2 3 1 1 2 -3 दैट इज माइनस ऑफ द 1। थोड़ा और देखिए, 3 1 1 3 9 -1 दैट इज what the 8, and the last one is this one, 1 2 3 1, yeah the 1 -6 this was the minus of the 5। तो मेरा ए इनवर्स आ चुका है, ए इनवर्स आ चुका है, यस। ए इनवर्स मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, मेरा ए इनवर्स आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये 3 × 3 का शॉर्टकट है, जिसको समझ में ना आया हो वो एक बार वीडियो को पीछे कर लेना और दोबारा देख लेना। ठीक है, चलो। तो भाई आपको कोफैक्टर, माइनर, इनवर्स, एडजॉइंट, वेडजॉइंट ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाँ सर ये सब डिस्कशन हो गया है। ओके, तो गाइस एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, कंसिस्टेंसी वाले। ओके सर, कंसिस्टेंसी क्या होता है? तो अब ये छोड़ी कंसिस्टेंसी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। ओके, तो हम थोड़ा इन पर बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, थोड़ा सा कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, आपका नो सॉल्यूशन कब होगा, ओके, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, कभी कभी इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं बता दूं फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट सुन लीजिए। सो फॉर्मेट ये है, दिस इज a1x प्लस b1y दैट इज इक्वल टू द c1, एंड द a2x प्लस b2y दैट इज इक्वल टू द c2। यहाँ पर आप मैट्रिक्स फॉर्मेट लिख लीजिए, दिस इज a1 b1 c1, एंड माय फ्रेंड दिस इज नथिंग बट a2 b2 c2। आप ऐसे लिख लीजिए, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ओके, और आपको मैं बात बता दूं कि जो स्टार्टिंग वाली 2 × 2 की मैट्रिक्स है वो आपकी डेल्टा 1 है, और जो बाद वाली 2 × 2 की मैट्रिक्स है वो क्या है, वो आपकी डेल्टा 2 है। स्टार्टिंग वाली 2 × 2 ये आपका डेल्टा 1 है, बाद वाली 2 × 2 ये आपका डेल्टा 2 है। तो पहला केस ये है कि यदि आपका डेल्टा 1 डिटरमिनेंट है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 इज अ डिटरमिनेंट, delta 1 is a determinant of starting 2 × 2, delta 2 is a determinant of last 2 × 2, then both are determinant। यदि आपका डेल्टा 1 डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये केस हुआ मेरा यूनिक सॉल्यूशन का, याद रखिएगा। दूसरा केस, यदि आपका डेल्टा 1 का डिटरमिनेंट 0 आ गया लेकिन डेल्टा 2 का डिटरमिनेंट नॉन 0 आया, ये होगा मेरा नो सॉल्यूशन का केस। ओके, साथ ही साथ तीसरा सुनिएगा, यदि मेरा डेल्टा 1 भी 0 आ गया और डेल्टा 2 भी 0 आ गया तो ये क्वेश्चन होगा मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ओके, दैट इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस, यस। तो ये आपके केसेस होते हैं। कोई बच्चा इसको बोलता है सर थर्ड वाला जो केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो केस है, इन दैट केस a1 by a2 दैट इज इक्वल टू b1 by b2 दैट इज इक्वल टू c1 by c2। बहुत सारे बच्चे क्लास 10 का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेते हैं ये वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, और पहले वाले में आप ऐसे ही बोल सकते हो कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इस तरीके से, और दूसरे वाले केस में आप ये भी बोल सकते हैं a1 by a2 दैट इज इक्वल टू b1 by b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, ये क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता था, ये क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता था। चलो, तो ये तो आपको क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये पेपर में आ जाता है ATC, याद रखिएगा, कभी के पेपर में आ सकता है ये। नेक्स्ट 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 हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो भाई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका डायगोनल नॉन जीरो होगा बस। आपको शायद डायगोनल दिख रहा होगा a11 a22 a33 ann। डायगोनल मैट्रिक्स में खाली डायगोनल आपका नॉन जीरो होता है और बाकी के सारे एलिमेंट आपके जीरो होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, 3004 और 100 000 000 -4।
ये एग्जाम्पल सर, यहाँ पर एक बात बताइए, आपने बोला था डायगोनल की बात, डायगोनल क्या जीरो हो सकता है? हाँ, एक दो डायगोनल कोई चाहे, आपकी कंडीशन ये है कि आपके जो अदर एलिमेंट्स है शुड बी जीरो, योर अदर एलिमेंट शुड बी जीरो, दैट इज अ मैंडेटरी कंडीशन। कोई बोले व्हाट द मैंडेटरी कंडीशन? all element except the diagonal equal to zero, all element except the principal diagonal equal to zero, this is the mandatory condition। तो मैं यदि आप लोगों से बोलूं कि सर आपने बोला कि कोई 3 × 3 की मैट्रिक्स है, दैट इज ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका भी होता है। कैसे? आप इसको शॉर्ट में डायगोनल ए कॉमा बी कॉमा सी भी लिख सकते हो। ओके, आप इसको शॉर्ट में डायगोनल ए कॉमा बी कॉमा सी भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं यही समझूंगा डायगोनल ए बी सी में 3 × 3 की मैट्रिक्स है जहां पर डायगोनल है ए बी सी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी रहती है। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी रहती है कि सर यदि मेरे को डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हुआ, मान के चलो सर यदि डायगोनल मैट्रिक्स मेरी ए दे रखी है, इसका मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा? जो डायगोनल एलिमेंट्स है मेरे a11 a22 a33 an, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी और होती है इनवर्स निकालने की प्रॉपर्टी। यदि कोई मेरे को बोले कि मेरी मैट्रिक्स डायगोनल है और मेरे को उसका ए इनवर्स निकालना हुआ, मेरे को ए इनवर्स निकालना हुआ, तो क्या करूंगा? जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं a11, उसको इनवर्स में ले दूंगा, a22 1/a22। तो आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। एग्जाम्पल ये है कि आपको मैं बोला a इज इक्वल टू, आपके एलिमेंट है दिस इज 2 0 0, दिस इज 0 3 0 एंड द 0 0 5। ओके, और आपको बोले कि इसका ए इनवर्स निकालो, तो पूरा वो मत कर देना जो आपको सिखाया था वो चीज, इसमें जरूरत नहीं है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, 2 का 1/2 हो गया, 3 का 1/3 हो गया, और माय फ्रेंड जो 5 है उसका 1/5 हो गया। ये आपका इनवर्स हो गया, खत्म। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। दो डायगोनल मैट्रिक्स का सम भी डायगोनल होगा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डायगोनल होगा, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। बट ये प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 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 कुछ ऐसा था, नेक्स्ट कुछ ऐसा था कि यदि कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स आपको दी जाए, डायगोनल ए कॉमा बी कॉमा सी, और मल्टीप्लाई कराया जाए डायगोनल पी कॉमा क्यू कॉमा आर के साथ, तो भाई ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और उसको आप लिख सकते हैं दैट इज ए पी बी क्यू एंड द सी आर, ऐसे आप लिख सकते हैं। सॉरी, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स में कभी कभी ये भी होता है, बताता हूँ आपको। डायगोनल मैट्रिक्स में ये भी हो सकता है कि आपके जो एलिमेंट हैं ए बी सी तीनों इक्वल हों और ये के बराबर हों, और ये भी हो सकता है कि ये तीनों इक्वल हों, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये 1 के बराबर हों। तो ये केस में इस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके, और यदि 1 हो जाए तो इस केस में इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आप हमेशा पढ़ते हो आई के फॉर्म में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है, ए को आई से मल्टीप्लाई कराओगे या आई को ए से मल्टीप्लाई कराओगे ए के बराबर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि ए इंटू ए इनवर्स दैट इज अ आई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आई का इनवर्स निकालोगे आई ही रहेगा, आई का इनवर्स निकालोगे आई ही रहेगा। तो तीन प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, और वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे जो डायगोनल की प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, वो तो फॉलो करनी ही है। नेक्स्ट इज, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसी एक्सरसाइज है, आप लोग एक्सरसाइज को करिएगा, होमवर्क के फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। दिस इज अ छोटी सी एक्सरसाइज जहाँ पे आप माइनर को फैक्टर निकालिएगा। दिस इज होमवर्क टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप ये आप निकाल सकते हो, बिकॉज मैं आपको पूरे डिटेल में बता चुका हूँ माइनर को फैक्टर निकालना। एंड नाउ नाउ थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट की। नाउ थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट की। तो सबसे पहला डिटरमिनेंट जो निकलता है, डिटरमिनेंट फाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट फाइंड कब करते हो? डिटरमिनेंट फाइंडिंग फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, इसको हम फाइंड करते हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो पहली बार डिटरमिनेंट को निकालते हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, डिटरमिनेंट को निकालते हैं हम लोग खाली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। पहला पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
A is equals to aij of order n, we can associate a number called determinant of square matrix, एक वैल्यू जिसको हम डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से या फिर ऐसे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या बसल लाइन लिखी हुई है। ओके, तो ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। माय फ्रेंड, सिंपल से सोचिए कि डिटरमिनेंट निकालते हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स और रिप्रेजेंटेशन है दिस इज नॉट अ मॉड फंक्शन। ओके, नाउ लिसन, यदि आपकी ऑर्डर 1 की डिटरमिनेंट है, मतलब ए इक्वल्स टू खाली ए की एलिमेंट है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? उसका डिटरमिनेंट सिंपल सा ए हो जाएगा। यदि आपकी डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 की है, a11 a12 a21 a22, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? a11 a22 माइनस a12 a21। यदि आपकी डिटरमिनेंट 3 की है, ओके, इसको कहोगे तो 6 तरीके से ओपन कर सकता हूँ, r1 r2 r3 c1 c2 c3 के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें ये ओपन हो रखा है अकॉर्डिंग टू r1, तो आप देख लीजिए, पहले a11 करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम हटा दो, बचा a22 a23 a32 a33, फिर माइनस a12 देन प्लस a13। तो ये एक फंडामेंटल आपके हैं डिटरमिनेंट्स के। और उसी के साथ कुछ प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की जो आपको पेपर में काम आएंगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके सामने है। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके सामने है, इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम। देखिए, इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम, एक्चुअली आई एम जस्ट एक चीज बोल रहा हूँ, शायद आपको पता होगा जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी ये बताना चाह रहा है, ये प्रॉपर्टी का जो मेन एम है, ये जो प्रॉपर्टी का मेन एम है, ये बताना चाह रहा है कि ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। देखो एक चीज देख लो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यहाँ पे मैंने क्या किया? ट्रांसपोज निकाल दिया, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो यही बोलना चाह रहा है कि ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ओके, इसी तरह यदि हम एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में लेके आए, कोफैक्टर मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे की ट्रांसपोज होती हैं। शायद आपने पढ़ा ये चीज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 1 आई होप क्लियर है। प्रॉपर्टी 2 क्या होती है? यदि आप दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो, यदि आप दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो, तो साइन चेंज हो जाता है। इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम, तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, ये आप लोग शॉर्ट में लिख लीजिए, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। वैसे उसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस या साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे था a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो हमने r1 और r2 को इंटरचेंज किया। अब यहाँ पे देखिए, हमने r1 r2 को इंटरचेंज किया, यस, हमने r1 r2 को इंटरचेंज किया। तो इसकी वैल्यू जो भी होगी हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस लगा हुआ है, चेक कर सकते हैं आप लोग, माइनस लग जाएगा। तो मैंने बोला यदि टू रो और टू कॉलम इंटरचेंज, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, व्हेन एनी टू रोज और टू कॉलम आर इक्वल, और डिपेंडेंट भी बोल सकता हूं मैं आप लोगों को, यदि आपके दो रो और दो कॉलम डिपेंडेंट हैं या इक्वल हैं, तो डिटरमिनेंट हमारा जीरो होता है। अब मान के चल लेते हैं हमारा R2 R3 पे, जस्ट चेक R2 R3, जस्ट चेक R2 R3। यहाँ पे R2 R3 एकदम इक्वल है, B1 B2 B3 B1 B2 B3। तो जब हमारे दो रो सेम है, B1 B2 B3 B1 B2 B3, तो हमारा डिटरमिनेंट जीरो होगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। ऐसे बोलना सर लिखना है लिखना है लिखना है, अरे कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, क्योंकि आई नो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अतुल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना सारे स्टूडेंट्स। अतुल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए अतुल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट सुनिए सर, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और है मेरे पास आप लोगों के लिए। चौथी प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। यदि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैं आपको दिया n क्रॉस n, और k कोई भी एक रियल नंबर है, लेट अस कंसीडर, तो k a का जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज इक्वल टू k की पावर n, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी वही पहली प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसफॉर का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। छठी प्रॉपर्टी भी इंटरेस्टिंग है, a इंटू बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, दैट इज a एंड b स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके,
चौथी प्रॉपर्टी, सातवीं प्रॉपर्टी को लिखा देता हूँ, एक प्रॉपर्टी और है जो यहाँ पे मिसिंग है। सातवीं प्रॉपर्टी ये है कि ए की पावर एन का डिटरमिनेंट कोई आपको बोले, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए टू की पावर ऑफ एन। आठवीं प्रॉपर्टी ये है कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1। चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। ओके, नाउ नाउ लिसन लिसन, द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑन इट्स मेन डायगोनल। तो मैं इसके एग्जांपल आपको दे देता हूँ जो यहाँ पे लास्ट में लिया हुआ है बच्चों, जो लास्ट में है उसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया हुआ है इसका एग्जांपल देख लीजिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिएगा, दैट इज व्हाट द ए बी सी जीरो, सॉरी नंबर्स ले लेता हूँ, बेटर रहेगा मेरे लिए, नंबर ले लूंगा तो बेटर रहेगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लीजिए। सो दिस इज 2 3 4, दिस इज 5 6 7 0 0 0। ये होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन शॉर्ट वी कैन से LTM। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है 2 इंटू 3 इंटू 4। इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4 3 12 दूनी 24। इन द सेम वे एक होती है आपकी UTM अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या होती है, दिस इज 2 3 4, ऊपर लिख लो एलिमेंट 5 6 7, दिस इज 0 0 0। ओके, ये होती है आपकी UTM, दैट इज कॉल्ड UTM। और UTM के केस में भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। यदि आप इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा दो डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 24। यही लिखा हुआ है, द डिटरमिनेंट ऑफ LTM UTM इज सिंपली इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो तो इतना तो आपको क्लियर है, थोड़ा मैं आगे बढ़ लेता हूँ। ओके गाइस, ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी, ये हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स का पूरा ओवरव्यू था। अब हम न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, वेक्टर। ओके, न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड वेक्टर, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत था कि इसके फॉर्मूले लिखाना, इसके इंपॉर्टेंट बातें बताना, वो बताऊंगा आपको, जैसे बताऊंगा वैसे याद कर लेना वेक्टर। सो वेक्टर हमारा दो टाइप का होता है, जैसे कि आपको पता है, एक होता है आपका स्केलर, एक होता है आपका मतलब क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है। अरे एक सेकेंड, हाँ, क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है, जैसे कि आपको पता है कि क्वांटिटी की यदि हम बात करते हैं तो क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर। ओके, क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वन इज वेक्टर क्वांटिटी, वन इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, यस, that is very important example, current is scalar quantity, current is scalar quantity। एंड वेक्टर में आपका दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो ये तो इंफॉर्मेशन थी। अब थोड़ा सा हम लोग स्क्रीनशॉट लेके आए हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला था वेक्टर की, ओके, तो वेक्टर की हम बात करते हैं कि आपका वेक्टर है ए, आपका वेक्टर है ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं इसको, मैं जो मार्क कर रहा हूँ उन पर ध्यान देना। हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, कभी कभी लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। यदि आप बोलोगे कि ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर का लेंथ कैसे निकालोगे, दैट इज दिस पॉइंट, ए बी वेक्टर का मॉडुलस। इन द सेम वे यदि आप बोलते हो कि ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, दैट इज ए वेक्टर का मॉड, जिसको हम सिंपली ए भी बोल सकते हैं। और एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इज नेवर नेगेटिव, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे ध्यान में नहीं रखते हैं। ओके, तुक्के वाले स्टूडेंट्स जो तुक्के मारते हैं, मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि मेरा जो मैग्नीट्यूड आया वो लेस देन जीरो आया, इसका कोई भी मतलब नहीं है।
कोई बोले कि सर मेरा मैग्नीट्यूड वेक्टर, मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा लेस देन जीरो आया, ऐसा नहीं होता। दिस इज हैज नो मीनिंग, दिस इज द नो मीनिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ए लेस देन जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं पोजीशन वेक्टर की। एक्चुअली पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन के साथ होता है। जैसे मान के चलिए मेरा एक ओ है, दैट इज 0,0,0, और पी एक पॉइंट है। माय फ्रेंड, मैं मार्क कर रहा हूं, उन पर ध्यान देना। एक पॉइंट मेरा ओ है और पी मेरा पॉइंट है एक्स वाई जेड। तो पोजीशन वेक्टर कोई बोले तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये है होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग ओपी वेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम लोग ओपी वेक्टर भी बोलते हैं। अब यदि कोई बोले सर ओपी वेक्टर निकालने का तरीका, ओपी वेक्टर निकालने का तरीका है पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग ना, जैसे आपको पॉइंट बोला हुआ है एक्स वाई जेड, सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ओ जीरो, जीरो वेक्टर इज द नल वेक्टर। तो यदि कोई आपको बोले ठीक है सर, यदि मेरे को मैग्नीट्यूड निकालने को बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, एक इंपॉर्टेंट रूल ये भी बता रहा हूं आपको, जो आर वेक्टर है, यदि आप डॉट प्रोडक्ट कराओगे आर वेक्टर के साथ तो ये आर स्क्वायर के बराबर आएगा, जो कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, क्या है पोजीशन वेक्टर, कैसे निकालोगे पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वो दे रखा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का डिस्कशन ये है, क्या सुनिएगा, दैट इज कॉल्ड डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको, ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको, दैट इज कॉल्ड डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, सो इफ अल्फा बीटा गामा, मैं मार्क कर रहा हूं, उसी लाइन को ध्यान रखिएगा। इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स, ओके, आर द एंगल्स, ओके, आपकी एक ओपी लाइन आपको दिख रही होगी, ओपी लाइन। ओके, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स, ओके, the OP line makes with a positive direction on the x-axis, y-axis, z-axis respectively। तो आपके जो डीसीज होते हैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी। ओके, और आपको बता दूं कि ये जो ओपी वाली लाइन है, तो जो अल्फा है ये एंगल होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस अल्फा, दिस इज नथिंग बट एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसको मैं आगे बताऊंगा बिकॉज वेक्टर में इतना डिस्कशन नहीं है। दिस इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, पहली बात, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। इन द सेम वे जो आपका बीटा है, दैट इज द एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस। जो आपका गामा है, दिस इज नथिंग बट एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस। तो आपको बात बता दूं, जो आपके लिखने के तरीके होते हैं, लिखने के तरीके, दैट इज एल इक्वल टू कॉस अल्फा, हियर वाज द एम इक्वल टू कॉस बीटा, हियर द एन इक्वल टू कॉस गामा। यहाँ पे आपका एक फंडामेंटल नोट करके पॉइंट में बोला है स्पेशली, दैट इज द डीसीज का एक सिंपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बदा वन। इन द अदर फॉर्म वी कैन राइट ऑल्सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू वन। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं इन द एग्जाम। ओके, इससे भाई एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। जो नोट है दैट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, दैट नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। कि जो आपके डीसीज हैं, डीसीज दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बदा वन। ओके, जैसे कोई वेक्टर आपको मैं दे दिया, दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड द प्लस सी के कैप। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डी आर्स, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, वेक्टर के डी आर्स होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ए कॉमा बी कॉमा सी। यदि आपको इसके डीसीज निकालना है, यदि आपको इसके डीसीज निकालना है, यदि आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो क्या होगा, इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन द सिमिलर वे व्हाट इज बी डिवाइड बाई, बी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन द सिमिलर वे व्हाट इज सी डिवाइड बाई, सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा, दैट इज द डीसीज। तो डी आर और डीसीज ये हो गए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इससे मैंने ना थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपको बता दी है टाइप ऑफ वेक्टर की।
तो टाइप ऑफ वेक्टर में पहली डेफिनेशन है आप लोगों की नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ओके, तो मैं बता रहा हूँ नल वेक्टर, ज्यादा कुछ मत पढ़ना सर ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको। यदि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करे, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करे और मैग्नीट्यूड जीरो आता है तो इसको बोलते हैं नल वेक्टर। लिखने का तरीका है जीरो वेक्टर, ऐसे तरीके से। आपका नल जो नल वेक्टर होता है उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होता है और उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। और कुछ मत पढ़ना। जैसे आपको बोला ए पॉइंट ए वेक्टर, दैट इज अ नल वेक्टर। बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, ये ऐसे लिखा हुआ बी वेक्टर, बी वेक्टर, दैट इज अ नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ यूनिट होती है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जिसकी लेंथ यूनिट होती है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर्स। यदि मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो जैसे ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं हम लोग ए कैप से। कैसे निकालोगे? ए वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से, ए वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से, ऐसे निकल जाता है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। यदि कोई आपको बोले टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर if they are parallel to the same line, that is very important, that is very important. What is a collinear vector? If two or more vector are said to be collinear, two or more vector are said to be collinear if they are parallel to each other. So okay, just focus irrespective of their magnitudes and direction। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है और डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, आगे पीछे ऐसे भी हो, अपोजिट भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ ए एंड बी आर कोलिनियर। एग्जाम्पल के तौर पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर देन जब आप ए वेक्टर को लिख सकते हो प्लस माइनस लेमडा बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे लिख लेते हैं ये चीज़ें। जैसे आपको बोलता हूँ कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2, A2 B2 C2, A2 B2 C2, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट को वेक्टर में नोट करते हैं, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, लेट अस कंसीडर दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, these are parallel to each other, these are parallel to each other, these are parallel to each other, yes, these points, दो points वो एक ही लाइन में होंगे, मतलब सॉरी नॉट पैरेलल, these are एक ही लाइन में होंगे पॉइंट्स। ओके, वो जो पॉइंट होंगे वो एक ही लाइन में होंगे। क्योंकि मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो वेक्टर के डी आर सेम होंगे। यदि कोई बोले कोलिनियर है दोनों वेक्टर तो डी आर सेम होंगे, यस, तो मैं बोल सकता हूँ A1/A2 दैट इज इक्वल टू B1/B2 दैट इज इक्वल टू व्हाट C1/C2, आप ऐसे बोल सकते हो ना। अब हम बात करते हैं को इनिशियल पॉइंट क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द को इनिशियल पॉइंट? को इनिशियल पॉइंट, टू और मोर वेक्टर हैव द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। नाउ द इक्वल वेक्टर क्या होता है सर? टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। बड़ा आसान है ये सर, ये तो ये कुछ नहीं है, बस बताने के लिए नहीं तो दोनों सेम ही है। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है कि भाई उनका डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो सर मतलब क्या है इसका, दोनों सेम हो गए, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये आपका ये हो गया ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ये याद रखिएगा, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो दोनों इक्वल ही होंगे। याद रखिएगा, यदि दो वेक्टर इक्वल हैं, यदि दो वेक्टर इक्वल हैं तो हम कंफर्मली बोल सकते हैं कि हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग इन स्टोरी, दैट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी, दैट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल ऑफ यू। line is important for question point of view, that is interesting story, important line। next line, next is negative vector। just leave this negative vector, कोई कुछ मतलब नहीं है इसका। नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं है, जैसे आप बोलते हो ए वेक्टर
तो ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जो लिखोगे दैट इज अ माइनस ऑफ द ए वेक्टर, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। कोई आपको बोले नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ द ए। कोई आपको बोले व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कोई आपको बोले व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो कुछ नहीं लिखो, बस माइनस ऑफ ए वेक्टर लिख दो, खत्म। ओके, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पे यही बोला हुआ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर जस्ट वेट, vector having the same magnitude but opposite in direction of the given vector is called negative of vector। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी वैक्टर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी वैक्टर। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट, जैसे कोई आपको बोले कि ए बी वैक्टर मेरे को निकालना है और बी का पॉइंट ए का पॉइंट मेरे को दे रखा है, मेरे को ए वाला पॉइंट मेरे को दे रखा है और मेरे को बी वाला पॉइंट मेरे को दे रखा है। ओके, लेट अस कंसीडर ए वाला पॉइंट मेरे को दे रखा है x1 y1 z1 और मेरे को बी वाला पॉइंट दे रखा है मेरे को x2 y2 z2। ओके, तो मेरे को कैसे भी करके क्या निकालना, ए बी वैक्टर। तो कुछ मत करिए, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर करके निकाल दीजिए। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ उन पर ध्यान देना बस। ये नहीं बोला सर आपने तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा दिया, जिन पर मार्क कर रहा हूँ उन पर ध्यान देना, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट माय फ्रेंड, दिस इज x2 माइनस x1 ठीक है प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, एंड प्लस z2 माइनस z1। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा और फोकस करते हैं वेक्टर की साइड। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ट्रायंगल पे पूरा स्टोरी नहीं बताने वाला आपको, मैं खाली बोलता हूँ इस पर ध्यान दीजिए और डायग्राम पे ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए और डायग्राम पे ध्यान दीजिए बस। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है। आप पहले बी से सी पर गए, आप पहले बी से सी पे गए, आप लोग सी से ए पे गए, आप पहले बी से सी पे गए, दैट इज अ बी सी वेक्टर। फिर आप सी से ए पे गए, दैट इज अ सी ए वेक्टर। पहला पॉइंट क्या था, बी, बाद में कहां पे पहुंचे, ए पर। सो दिस इज द वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंगली दिस इज नथिंग बट इक्वल टू बी ए वेक्टर के बराबर होता है। बच्चों में एक बात बता देता हूँ, शायद मैं पता नहीं लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिकॉज देखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है तो बिकॉज स्पेस की जरूरत पड़ेगी मेरे को। दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बहुत काम आता है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, 2ab cos थीटा। इन द सिमिलर वे दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एटीसी। ओके, ये पूरी बकवास मत पढ़ना, ये सारी चीज ट्रायंगल ऑफ एडिशन लॉ, बस जो बताया वो पढ़ो, दिस वन और दिस वन, बस खत्म खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ चीजें। क्या जो वेक्टर एडिशन होता है, क्या जो वेक्टर एडिशन होता है सर, मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या जो वेक्टर एडिशन होता है क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, हमारा आंसर होगा यस। आपका वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यस। क्या हमारा वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब क्या हम ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी लिख सकते हैं, यस। तो हमारा माय फ्रेंड हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव को ही फॉलो करता है और एसोसिएटिव को ही फॉलो करता है। सर एडिटिव आइडेंटिटी कुछ होती है क्या, मतलब बताता हूँ क्या मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी का। किसी वेक्टर में क्या जोड़ूं कि वही वेक्टर आ जाए, ए वेक्टर में क्या जोड़ूं कि वही वेक्टर आ जाए, नल वेक्टर जोड़ दीजिए। ए वेक्टर में क्या जोड़ूं कि वही वेक्टर आ जाए, सो ए वेक्टर में आप लोग नल वेक्टर जोड़ दीजिए, वही आ जाएगा। सो यहाँ पे जीरो जो हो जाएगा, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये पेपर में आ सकता है। व्हाट इज जीरो सर, जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर एडिशन। Zero vector, null vector is additive identity for vector addition. In the similar way, additive inverse, additive inverse. Now, A वेक्टर में क्या जोड़ूं, A वेक्टर में क्या जोड़ूं, A वेक्टर में क्या जोड़ूं कि जीरो वेक्टर आ जाए।
ए वेक्टर में क्या जोड़ू कि जीरो वेक्टर आ जाए, कुछ मत, उसका नेगेटिव वेक्टर जोड़ दीजिए, उसका नेगेटिव वेक्टर जोड़ दीजिए। सो नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए इज इट्स एडिटिव इनवर्स। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है ये, दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, चलो द नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, उसकी लेंथ निकालना। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं P और P1 P2। लेट अस कंसीडर दो पॉइंट आपको दे रखे हैं P1 और P2। यदि आपको P1 P2 निकालना है तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर करते हैं, और वही मैंने किया है। लेकिन यदि आपको इसकी लेंथ पूछ ले तो मॉडुलस निकाल देना। लेंथ निकालने के लिए मॉडुलस निकाल देना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग मॉडुलस निकाल देंगे। ये हो गया वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग बोलते हैं, इज इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो दैट इज कोई मान के चलिए हमारे पास एक दो पॉइंट है, एक है ए और बी। ए पॉइंट डिनोट हम कर रहे हैं ए वेक्टर से, और बी पॉइंट डिनोट कर रहे हैं हम लोग बी वेक्टर से। कोई एक बीच में एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड आर। कोई एक बीच में पॉइंट है आर, इसको हम लोग लिख लेते हैं सी वेक्टर, लेट अस कंसीडर। और ये जो सी वेक्टर है, ये जो सी वेक्टर है बच्चों जो आपको दिख रहा है, ये ए और बी को m रेशो n में कट करता है इंटरनली। इंटरनली तो इंटरनली के केस में जो सी वेक्टर आएगा, सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाई एम प्लस एन। ये फॉर्मूला यूज कर लेना। इंटरनली में हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि बाई चांस वो आर वाला पॉइंट जो आपने बोला सी वेक्टर आपका बाहर की साइड हो और ए और बी को वो एम रेशियो में कट कर रहा हो, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज व्हाट सर, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस वाला। हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस वाला। तो इंटरनली के लिए प्लस वाला, और एक्सटर्नली के लिए कौन सा वाला, एक्सटर्नली के लिए माइनस वाला। ये याद रखिएगा, इंटरनली के लिए प्लस वाला, एक्सटर्नली के लिए माइनस वाला। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। यदि मान लो कि वो आपका मिड पॉइंट हो, लेट अस कंसीडर कि ये जो आर वाला पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है, वो आपका ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा, क्योंकि 1:1 में होगी नहीं फिर आपकी। यदि मिड पॉइंट है तो आपका एम रेशो एन आपका 1:1 होगा। तो एम और एन की वैल्यू आप 1 1 पुट करोगे तो सॉल्व करके बी प्लस ए बाई टू आ जाएगा। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। एंड साथ में नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट आपके सामने है, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज ए डॉट बी। सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, दैट इज कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये पता है आपको। और ये थीटा 0 से पाई तक कुछ भी हो सकता है। ये थीटा 0 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो नोट 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 इज दिस, a vector dot b vector, a vector dot b vector is a real number, स्केलर ना, यस सर, स्केलर कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, यस सर। सो a vector dot b vector is a स्केलर क्वांटिटी, तभी तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ओके, द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो मैं आपसे बोलूं याद कर लेना। क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यस, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। क्या डॉट प्रोडक्ट ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, कोई आपको बोले सर ए डॉट बी डॉट सी, तो ये प्रॉपर लिखने का तरीका नहीं है। ए डॉट बी डॉट सी ये लिखने का तरीका नहीं है, क्योंकि भाई ए डॉट बी तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी आएगी कोई के, और फिर आप बोल रहे हो स्केलर के डॉट सी, कोई मतलब है लिखने का? तो ये एक लिखने का प्रॉपर वे नहीं है, ये लिखने का प्रॉपर वे नहीं है, इसे लिखा हुआ है दिस ए डॉट बी डॉट सी इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट, क्या आपका डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे ए डॉट बी प्लस इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी? यस, फॉलो करता है। नेक्स्ट, यदि आपके ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, यदि आपके ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ईच अदर है, तो आपका ए डॉट बी 0 होगा। ओके, माय फ्रेंड, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ना, यस। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी,
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इस पर इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई बी ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। सो दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय दिस। तो ये पांचवा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बेसिक्स आपको पता ही है ये चीज। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये आती है कि यहाँ पे एक तो वर्ड आपको बोलता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। लेकिन यदि कभी ये बोले एक्यूट एंगल, कभी आपको बोले एक्यूट एंगल, क्योंकि मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि योर थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई, लेकिन बाई चांस ये आपको बोले एक्यूट एंगल है, थीटा इज एक्यूट एंगल, लेट अस कंसीडर थीटा इज एक्यूट एंगल, तो आपको cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है, मॉड लगा लेना बेटर रहेगा। ठीक है, यदि एक्यूट एंगल बोले तो ए डॉट बी डिवाइड बाई द ए एंड द बी। ठीक है, ऐसे लगा लेना यदि एक्यूट एंगल बोले तो, ना बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फॉर्मूला यूज करो अच्छे से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 10, आई डॉट ए आई कैप डॉट आई कैप, यू नो जे कैप डॉट जे कैप, ये यही प्रॉपर्टी है। एंड द के कैप डॉट के कैप, this is nothing but simply equals to the 1, and the property number 11, I dot j j dot k dot I equal to 0. You know this because these are perpendicular na, this is I, this is j, this is k are perpendicular. Okay, I j k, these are mutually perpendicular to each other. Next, if a1 equals to a1 I plus b2 j ऐसे करके दिया हुआ है, तो a डॉट b कैसे लिखते हैं, यू नो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, a1 b1, a2 b2, a3 b3। ओके, और ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिंपल सा है कि लैम्डा इंटू ए वेक्टर डॉट दिस, तो आप इसको लैम्डा बाहर रख लो, ऐसे आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई आपकी डॉट प्रोडक्ट की। सिमिलरली आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट, सिमिलरली आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जहां पे हम इसको बोलते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी, और इसको लिखने का तरीका होता है ए क्रॉस बी। इन द सेम वे जैसे हमने बात किया था, तो यहां पर भी आपका फॉर्मूला है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ओके, और यहाँ पे वो थीटा वही है, थीटा 0 टू पाई। और एक बात बता दूं आपको, दिस एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब मैं आपको बताऊं एक चीज, यदि आप एन कैप का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ निकालोगे 0 आएगा, यदि आप एन कैप का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ निकालोगे 0 आएगा, ऐसे लिखा हुआ है लाइन। ठीक है गाइस, ए डॉट ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तभी इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो यदि कोई आपको बोले कि सर मेरे को ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, इसको मैं बोलूंगा ज्यादा ध्यान मत देना। नाउ द नेक्स्ट इज, इफ आइदर ए वेक्टर 0 वेक्टर बी 0 वेक्टर देन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये दो प्रॉपर्टी इनको आप लीव कर सकते हो, बस याद रखना कि ए वेक्टर बी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, और बाकी का ये पॉइंट कोई सेंस वाला नहीं है, दैट इज, इसको चाहो तो कोई मतलब डिपेंड करता है, बिकॉज दैट इज यू ऑलरेडी नो। ओके, ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी जानते हो, तो मैं बोलूंगा इसको ध्यान मत देना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या आप लोग थीटा निकाल सकते हो, साइन थीटा? यस, तो साइन थीटा यदि आपको निकालना है, तो साइन थीटा निकालने के लिए मॉडुलस लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। जैसे एक बात बताता हूँ आपको, देखो बच्चों, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपका होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, यही होता है। तो मैं बोलूंगा दोनों साइड मॉडुलस ले लो, जब आप दोनों साइड मॉडुलस ले लोगे, तो मॉडुलस यहाँ पे तो ठीक है ए क्रॉस बी, और वहां पे ए बी साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं, खाली ए बी साइन थीटा लिख लो, और यहाँ पे एन कैप का जो मॉडुलस होगा वो 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है क्योंकि वो। सो जो साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइड बाई ए बी, ये हो जाएगा ना, तो आपका लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
इन द सेम वे यदि आप सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो तो वो जीरो वेक्टर आता है, और इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, इसमें ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसमें ऐसे होता है। नाउ द नेक्स्ट इज इन जनरल, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती है। यहाँ पे कोई आपको बोले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नहीं नहीं, ओके, दैट इज नॉट करेक्ट। यदि आप बोले कि सर दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू, यस दिस इज नॉट फॉलो। और ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। नाउ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड दी हो उनका होता है फॉर्मूला ए क्रॉस बी। लेकिन यदि पैरेललोग्राम के डायगोनल दिए हों D1 एंड D2, D1 एंड D2, यदि डायगोनल दिए हों, यदि पैरेललोग्राम के आपको डायगोनल दिए हों, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इन द D1 क्रॉस D2। ये याद रखना बच्चों, को कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। डायगोनल दिए हों तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 D1 क्रॉस D2, और यदि एडजेसेंट साइड दी हो तो फॉर्मूला बनता है खाली डिटरमिनेंट मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड आपको दी हो ए एंड बी, तो फॉर्मूला है 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड, और ये है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज अ जीरो वेक्टर, आई क्रॉस जे इज अ के वेक्टर, जे क्रॉस के आई वेक्टर, के क्रॉस आई जे वेक्टर, एंड द जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, और आई क्रॉस के माइनस जे। ओके, सो गाइस दिस इज द लास्ट वन। कैसे निकालते हो आप ए क्रॉस बी, ये मैंने आपको सिखाया है। ये आपको ए वेक्टर दिया है, ये आपको बी वेक्टर दिया है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, और फिर सॉल्व करने का तरीका वही डिटरमिनेंट वाला मेथड आप लगा लो, डिटरमिनेंट वाला मेथड आप लगा लो, बस ये करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 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 इज, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है यूनिट वेक्टर बताओ। आपको याद है जो हमने डिस्कस किया था ए क्रॉस बी वाला, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा ऐसे होता था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ये होता था, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, यही होता था। तो कभी कभी आप लोगों को यूनिट वेक्टर पूछ लेता है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे आप लोग? यूनिट वेक्टर देख लो, पूछा क्या वो देख लेना, पूछा क्या। यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो था ना एन वेक्टर, वो खाली वेक्टर था, दैट इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। दैट इज, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका एन वेक्टर है, देखो बात वही है, ये आप करोगे ना, सो दैट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और नीचे जो ए क्रॉस बी है दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ये आपका सॉल्व करके नीचे आएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, यस दैट इज ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड इज 1। तो ये एन वेक्टर इज सिंपली इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी साइन थीटा, इसको सॉल्व करके यही आएगा। तो वही फॉर्मूला बन गया ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई ए बी साइन थीटा। नाउ फॉर वेक्टर्स ए बी, यदि कोई बोले कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, ओके, तो ध्यान से सुनना, तीन कंडीशन रह सकती हैं इसमें। कोई आपको बोले कि मेरा ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियली बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछी जाती है और बच्चे फिर आंसर नहीं दे पाते, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाल दो, लास्ट वाले पॉइंट में इंपॉर्टेंट डाल दो। मैं पूछता हूँ नहीं बता पाते ये चीजें बच्चे। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर आ रहा है, तो पहला है ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, और तीसरा है आपका पैरेलल भी हो सकता है। यदि दो वेक्टर आपके पैरेलल हुए तब भी आपका रिजल्ट जीरो वेक्टर आएगा। तो तीन केस है मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर लाने के। पहला केस हो सकता है जीरो वेक्टर हो एक, दूसरा केस हो सकता है बी वेक्टर मेरा जीरो हो, और तीसरा केस हो सकता है मेरा दोनों पैरेलल हो। लास्ट बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने का तरीका होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको नोटेशन में हम लोग ए बी सी ऐसे करके लिखते हैं। ओके, कोई बच्चा सॉल्व करने को बोलेगा, ए यदि मेरा ये है, बी यदि मेरा ये है और सी यदि मेरा ये है, कोई बोले इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व कर दो, तो ए बी सी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और एक जो दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताई है, तो पहली चीज होगी, दूसरी प्रॉपर्टी जो बताई है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रॉपर्टी। ए बी सी साइकिल में ए बी सी बी सी ए सी ए बी आर इक्वल, साइकिल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, बोलते हैं साइकिल प्रॉपर्टी। ए बी सी बी सी ए बी इज इक्वल। एक होती है स्वैपिंग प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड स्वैप प्रॉपर्टी, स्वैप प्रॉपर्टी। जैसे आपका एबीसी है, एबीसी है, आपने ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, जैसे आपका एबीसी है, आपने ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया तो माइनस लग जाएगा, देखो बी ए सी माइनस लग गया। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक होती है स्वैपिंग प्रॉपर्टी, याद रखना। एक प्रॉपर्टी और है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर आपके सेम है, यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर आपके सेम है, तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है ना। कोप्लानर की कंडीशन ही बताता हूं आपको, लास्ट है ये। तो यदि आपका ये है, आपका एक सॉरी एक और है ये चीज कि के ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो जो के आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ए वेक्टर के साथ, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, तो ये के को आप बाहर लिख सकते हो। मैं छठी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ क्या चीज है, देखिए। यदि आपको ऐसे दिया हुआ के वेक्टर ए एल एंड द बी वेक्टर एंड द एन इज द सी वेक्टर, तो आप लोग के को बाहर ले लो, एल को बाहर ले लो, एन को बाहर ले लो, के एल एन, और ये आपका हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये आपका ऐसे हो गया। यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ तीन वेक्टर है आपके, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ, कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ओके, जो आपके तीन वेक्टर्स है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी वो हमारा 0 होगा। ओके, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा बच्चों, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज समझ में आई होंगी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट चीज पर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अभी बड़े बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेज हैं, देखते जाइएगा। दैट इज 3D। 3D आपका स्टार्ट हो गया है बच्चों, नाउ वी स्टार्ट विद द 3D, और इसके बाद हम बस यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है ना। और फिर इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, बिकॉज मेन मेन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 4 चीज हो जाएंगी आपकी, और फिर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट, यदि एक पॉइंट आपको दिया है पी एक्स वाई जेड, तो इसका वेक्टर कैसे लिखोगे, वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक होता है दो पॉइंट आपको दिए हैं, पी वाला पॉइंट आपको दिया है, क्यू वाला पॉइंट आपको दिया है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे। फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन इज वाई टू का स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू का स्क्वायर। अब एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, दैट इज पॉइंट पी इज एक्स वाई जेड। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका एक्स एक्सिस हो सकता है। ओके, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, पी का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए, यदि आप डिस्टेंस बोल रहे हो एक्स एक्सिस के साथ, तो आपका एक्स वाला कंपोनेंट हट जाएगा, खाली वाई जेड आएंगे। और ये आपका हो गया डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तीसरा वाला आपका हो गया डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। ये मैंने एमसीक्यूज भी कराए हैं इस टाइप के इन द एग्जाम। ओके, सो गाइस दैट इज अ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर मैं दोबारा से वही चीज बोलूंगा आप लोगों को, सेक्शन फॉर्मूला वही वाला है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं माय फ्रेंड, दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, दैट इज x1 y1 z1, दैट इज x1 y1 z1 एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है x2 y2 z2, दो पॉइंट आपको दे रखे हैं। ओके, दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, एक बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बीच में एक पॉइंट है दैट इज अ p, जो कि डिवाइड करता है m रेशो n में। लेट अस कंसीडर जो पॉइंट है p जो कि m रेशो n में डिवाइड करता है। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट आपको निकालने थे, तो जो p के कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके लिखे हुए हैं, बिकॉज ये इंटरनली वाला है। तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, सिमिलरली
दिस इज my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, एंड द कॉमा दिस इज mz2 प्लस nz1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये हो गया आपके p के कोऑर्डिनेट्स। और यदि आपका वो मिड पॉइंट होता है तो आपका m रेशो n आपका बन जाता है 1:1, तो वही आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x2/2, y हो जाएगा y1 प्लस y2/2 और z हो जाएगा z1 प्लस z2/2। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका सेंट्रॉइड। नेक्स्ट आपका सेंट्रॉइड, यदि ट्राइंगल के 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, ट्राइंगल के 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, लेट अस कंसीडर ट्राइंगल है और 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, दैट इज x1 y1 z1, एंड दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है x2 y2 z2, और तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है x3 y3 z3। 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हो? सेंट्रॉइड निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3/3 सेंटर निकालने का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, इसका पीडीएफ में दे दूंगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब छोटे छोटे वर्ड है, इसका पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में आप जूम करके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज पे चलते हैं हम लोग, बिकॉज ये थोड़ा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं ऊपर की ये बकवास नहीं पढ़ा रहा आपको। अल्फा बीटा गामा आपको पहले बता चुका हूँ। अल्फा बीटा गामा एंगल है आपके, जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बने हुए हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं, जिनको हम लोग एल एम एन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। तो पहली प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, नाउ if ABC are the direction ratio of any line of any vector, okay, तो वेक्टर ऐसे लिखते हो आप AI प्लस BJ प्लस CK। तो AI प्लस BJ प्लस CK दैट इज ABC is what direction ratios. Now LMN are direction cosine of any line L, that is LI plus MJ plus NK। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को, यदि लाइन के डायरेक्शन, यदि लाइन के DRs आपके ABC हैं और उसी लाइन के आपके डायरेक्शन कोसाइन LMN है, तो मैं आपको बता दूं L इक्वल टू ए बाई अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं इसको ज़्यादा दिमाग नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ तक आपको इतना सब बता चुका हूँ। नेक्स्ट 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 इज इफ द कोऑर्डिनेट पी एन क्यू, इफ द कोऑर्डिनेट पी एन क्यू दो आपको दे रखे हैं, एक पी पॉइंट दे रखा है, एक क्यू पॉइंट आपको दे रखा है, और यदि आपको डी आर पूछे पी क्यू का, यदि आपसे डी आर पूछे पी क्यू का, तो डी आर ऑफ पी क्यूज क्या होगा? तो जस्ट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आपका डी आर हो जाएगा। ये आपका डी आर हो जाएगा, यस ये आपका डी आर हो जाएगा। तो डी आर ऑफ पी क्यू, जहां पर पी और क्यू पॉइंट आपको दे रखे हैं, मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ। पी वाला पॉइंट आपको दे रखा है दैट इज x1 y1 z1, क्यू वाला पॉइंट आपको दे रखा है x2 y2 z2, तो ये हो जाएगा आपका दिस वन। ओके, ये अगेन ये आपके डी आर्स है, डीसीज निकालना है मेरे को। तो यदि आपको डीसीज निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, डीसीज निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, यस डीसीज निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। नाउ डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस 1,0,0, डीसीज ऑफ वाई एक्सिस 0,1,0, डीसीज ऑफ जेड एक्सिस 0,0,1 एटीसी में आ चुके हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस। नाउ एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट, दैट इज वर्ड पे ध्यान देना, सही बता रहा हूं आपको। एक दे रखा है A1 B1 C1, एक दे रखा है A2 B2 C2, A1 B1 C1 A2 B2 C2, A1 B1 C1 A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन आपको दिए हुए हैं। और थीटा, वर्ड पे ध्यान दो एक्यूट एंगल, वर्ड पे ध्यान दो एक्यूट एंगल, वर्ड पे ध्यान दो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 0 to 90। तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे? मॉड लगा लेना, एक्यूट एंगल ना बोले मॉड हटा देना, एक्यूट एंगल बोला इसलिए मॉड लगा दिया। तो cos थीटा इक्वल टू मॉड a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाई अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस ऐसे करके लगा लेना। और यदि मैं बोलूँ वो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। यदि पैरेलल है, यदि पैरेलल है तो क्या होगा? पैरेलल है तो उनके रेशियो सेम होंगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 रेशियोज हमारे। ठीक है, और नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट थोड़ा सा प्लेन की बात कर लेते हैं, प्लेन। ओके, यदि मैं प्लेन की जनरल फॉर्म की बात करूं तो प्लेन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओके, जहां पर ए बी सी आर नॉट ऑल जीरो, ए बी सी आर नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होंगे। यदि सारे जीरो हो गए तो प्लेन ही नहीं बनेगा। ए बी सी डी बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। यदि हम नॉर्मल फॉर्म की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल फॉर्म, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू द पी, जहां पे एल एम एन वही है आपके। दिस एल एम एन इज नथिंग बट द डीसीज। ओके, एल एम एन इज नथिंग बट द डीसीज। नाउ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक है, आपने बोला प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मैं लिख लिया एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। लेकिन ये एबीसी क्या है, ये उनके डी आर्स हो गए। ओके, एबीसी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, जहां पे एबीसी आपके इंटरसेप्ट हैं ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यस, एबीसी इज अ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, is the intercept on x-axis. And what is the b? Intercept on y-axis. And what is the c? Intercept on z-axis. तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू व्हाट इज 0। ओके, आपको बता दूं, जो हम फॉर्म लिखते हैं दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज सिंपली इक्वल्स टू द डी। ये जो हम फॉर्म लिखते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज सिंपली इक्वल्स टू द डी। तो प्लेन, ये जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन, लेट्स कंसीडर दिस इज द प्लेन। तो प्लेन का ये जो आपको एन वेक्टर दिख रहा है, ये आपके नॉर्मल का वेक्टर है। तो आपका जो प्लेन होता है माय फ्रेंड, प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स नॉर्मल वेक्टर। प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स नॉर्मल वेक्टर। यस, प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स नॉर्मल वेक्टर। प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स नॉर्मल वेक्टर। प्लेन को उसके नॉर्मल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो दिस इज आर माइनस ए डॉट एन, तो ये प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। नाउ अब यदि कोई आपको बोले प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि कोई बोलेगा प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मतलब वो वाई जेड प्लेन होगा। ओके, क्योंकि शायद आप जानते हो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो। आई होप आप जानते हो एक्स इक्वल टू जीरो हमारा वाई जेड प्लेन होता है, और y इक्वल टू जीरो हमारा एक्स जेड प्लेन होता है, और z इक्वल टू जीरो हमारा एक्स वाई प्लेन होता है। यदि आपको बोल रहा हूँ कि प्लेन प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपका वाई जेड प्लेन हो गया। प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वो आपका एक्स जेड प्लेन हो गया। प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो वो आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दैट इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, प्लेन थ्रू ओरिजिन। So equation of the plane passing through the origin, तो सिंपल सा फंडा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो भैया सिंपल सा फंडा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड दैट इज इक्वल टू बदल जीरो। आपने बोला खाली पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू बदल जीरो। आपने बोला दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, दोनों प्लेन पैरेलल हैं क्योंकि उनके डी आर सेम है, उनके नॉर्मल के डी आर सेम है, नॉर्मल के डी आर ए बी सी ए बी सी। So what is the distance? Mod of d1 minus d2 divided by under root a square plus b square plus c square. That is coplanarity. चार पॉइंट आपको दिए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड द चौथा पॉइंट आर कोप्लेनर। तो कंडीशन आपके सामने है x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, x1 माइनस x1, y2 माइनस y1। ये आएगा नहीं बिकॉज दिस लेंदी हो जाता है। ये आएगा नहीं, चार पॉइंट का कोप्लेनरिटी आने के चांसेस नहीं है बिकॉज बहुत लेंदी हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ये आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। जिस पर डाल रहा हूँ, जो मार्क कर रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन दिस वन। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप ये जो प्लेन आपको दिया हुआ है यहाँ से पास करा दोगे, यहाँ से पास करा दोगे। कैसे पास करा दोगे, जो आपके पॉइंट है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, पास करा दो ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी जेड डैश प्लस डी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन, दैट इज इंपॉर्टेंट, इस पर भी इंपॉर्टेंट डालिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट A to the plane r dot n equal to d,
दैट इज द फॉर्मूला माय फ्रेंड, दिस इज द फॉर्मूला, शायद आपको दिख रहा होगा. दिस इज P इज इक्वल्स टू मॉड, दिस इज A वेक्टर माइनस N वेक्टर माइनस ऑफ द D मॉड डिवाइड बाई N वेक्टर का मॉडुलस, ऐसे. ओके, these are important. Length of perpendicular from a point P to a plane, that is what, R से पास कराओ A वेक्टर डॉट N वेक्टर माइनस D का मॉडुलस डिवाइड बाई N वेक्टर का मॉडुलस. ओके, so guys remember, if the theta angle between the planes, if the theta angle between the planes, तो यदि दो प्लेन के बीच का एंगल आपको निकालना हो तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दो बस. जो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होगा वही प्लेन के बीच का एंगल होगा. तो R डॉट N1 D1 N2 D2, तो N1 N2 के बीच वही लगा लो cos थीटा. दैट इज द थिंग. यदि आपके वो परपेंडिकुलर हैं तो मतलब आपका जो डॉट प्रोडक्ट है N1 डॉट N2 वो 0 आएगा. यदि आपके पैरेलल हैं तो रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना, N1 इक्वल टू N, कोई रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना. ओके, नेक्स्ट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. अभी आपने बहुत सारी चीज देखी, वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा, लाइन के बीच का एंगल cos थीटा, प्लेन के बीच का एंगल cos थीटा. लेकिन नाउ आई एम डिस्कसिंग एंगल बिटवीन अ लाइन एंड द प्लेन. अब आपको थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन, ये आपको लाइन दी हुई है, ये आपको प्लेन दिया हुआ है. लाइन के डी आर, ये गए लाइन के डी आर LMN और इसके नॉर्मल ABC आपको निकालना है. इसमें साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज होता है, इसमें साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज होता है. तो दैट इज AL वही AL प्लस BM प्लस NC डिवाइड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर. ओके, सो यदि आपको वेक्टर फॉर्म में दिया जाए, तो इसे वेक्टर फॉर्म में दिया जाए तो यहाँ से उठाओगे B वेक्टर और यहाँ से उठाओगे N वेक्टर, और वही ले लो साइन थीटा B डॉट N बाई B का मॉडुलस N का मॉडुलस. कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर इसमें उल्टी हो जाएगी बच्चों, याद रखना. साइन थीटा क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर रेशो वाली हो जाएगी L बाई A इक्वल टू M बाई B इक्वल टू N बाई C, और कंडीशन ऑफ पैरेलल वाली वो डॉट वाली हो जाएगी AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0. दैट इज ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन दे रखा है इसीलिए. नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. दो लाइन आपको दे रखी है, R वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड द R वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा म्यू B2 वेक्टर. तो इनका बीच का फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा. फॉर्मूला जो आपको याद करना है, कुछ नहीं कर सकते, इसका शॉर्टकट नहीं है, याद ही करना पड़ेगा फॉर्मूला. ठीक है, तो गाइस ये आपका खत्म होता है यहाँ पे, इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा. ठीक है, तो इतनी सारी 1.5 घंटा हो गया. एक सेशन और लेके आऊँगा, यदि आपको अच्छा लगा हो ठीक है, बट ये PDF में आपको दे दूंगा फॉर्मूला. ठीक है ना. थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास. थैंक यू. फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे. थैंक यू गाइस.